जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ये कोई पहली बाइक नहीं है इंजन को एज ए स्ट्रेस मेंबर यूज किया गया हो। अगर आप किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर से पूछोगे, आफ्टर मार्केट जो एक्सेसरीज बनाते हैं वो भी इतने डम नहीं होते कि कुछ भी थ्रेड बना के दे देंगे। ये पहला कोई इंस्टेंस नहीं है, इसके पहले भी काफी सारे ओनर से ये कंप्लेंट किया है कि एंड अगर आप हिमालयन ओनर हो, अगर आप हिमालयन 450 ओनर हो तो आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। कुछ डोमिनार है जिनके इंजन फट गए भाई साहब चलते चलते, इसका मतलब क्या हर एक डोमिनार में प्रॉब्लम है? तो इन चुन के जो 50-60 लोग देखेंगे वो देखने वाले हैं वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रेव्स राइडर पर। दोस्तों आज के वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ हिमालयन 450 का जो चैसी ब्रेक इशू है उसके बारे में। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं क्लियर कर दूं, ना ही मैं आरी का कोई बहुत बड़ा फैन बॉय हूँ, ना ही मैं आरी का हेटर हूँ। सो मेरा जो एनालिसिस है बिल्कुल न्यूट्रल होने वाला है। दो हिमालयन है, वो अपने राइडिंग के टाइम पे उनका जो चैसी है वो ब्रेक हो गया। एंड दोनों हिमालयन की जो चैसी ब्रेक हुई है वो ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन पर हुई है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो एक स्ट्रक्चरल वीक पॉइंट है इन सर्टन सिचुएशन। उस सिचुएशन के बारे में आपको बताते हैं। अकॉर्डिंग टू द ब्रांड, जो हिमालयन ओनर्स थे, हिमालयन 450 ओनर्स थे, उन्होंने आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड लगाया था जिसके वजह से स्ट्रक्चरल रिजिडिटी पे अफेक्ट हुआ है। एंड दैट इज द रीजन कि जो हिमालयन का चैसी है वो ब्रेक हुआ है। करेक्ट टॉर्क वैल्यूज अप्लाइड नहीं किए गए थे बोल्ट्स पर, जिसके वजह से अल्टीमेटली चैसी ब्रेक का इशू आया है। एक और इन्फ्लुएंसर है, उनका कहना है कि वो आफ्टर मार्केट क्रैश बार था जिसके वजह से जब वो क्रैश हुआ होगा तो क्रैश होने से जो टोटली इम्पैक्ट है वो चैसी में ट्रांसफर हो गया होगा, जिसके वजह से वो वीक पॉइंट बन गया होगा। एंड देन वहां पर चैसी ब्रेक का इशू आया होगा। जो ब्रांड्स की तरफ से जस्टिफिकेशन आया कि आफ्टर मार्केट क्रैश बार्स आप लगाए हो जिसकी वजह से चैसिस ब्रेक हुआ है, ये पहली बार नहीं है। इतने सारे हिमालयन 450 सेल आउट हुए हैं। अगर आफ्टर मार्केट क्रैश बार के वजह से चैसी ब्रेक का इशू होता तो काफ़ी सारे लोगों में हुआ होता, बट सिर्फ 2 में आया है। तो मुझे नहीं लगता कि आफ्टर मार्केट क्रैश बार की वजह से चैसी टूटने का इशू आना चाहिए। पहला चीज़, जो बोल्ट्स हैं वो करेक्ट टॉर्क वैल्यू से टाइट नहीं किए गए थे। आप खुद सोचिए, जितने बार भी आप सर्विस स्टेशन गए होंगे, बहुत सारे बोल्ट्स निकलते हैं, लगते हैं सर्विस के वक्त पे। कितने बार आपने देखा है कि उन्होंने एग्जैक्ट टॉर्क मेजर करके उसे टाइट किया है? हार्डली 10 में से 1 या 2 सर्विस स्टेशन होते हैं जहां पर टॉर्क वैल्यू मेजर करके नट एंड बोल्ट्स को टाइट किया जाता है। देखिए, किसी भी एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक को इतना तो पता होता है कि नट एंड बोल्ट कितने टाइट करने हैं, कितने में वो लूज नहीं होगा। आप आज या कल जाइए, जब आपको टाइम मिलता जाइए, आप अपने जहां भी सर्विस कराते हो, जहां नहीं कराते हो, हर जगह देखिए मैकेनिक्स अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही टाइट करते हैं। इतना कोई डम्ब मैकेनिक नहीं होता कि उतना ढीला करे कि वो नट एंड बोल्ट निकल जाए। ठीक है, प्रॉपर्ली टाइट होना चाहिए, प्रॉपर्ली टॉर्क के साथ होना चाहिए। अगर हो तो वेल एंड गुड, बट ऐसा नहीं कि अगर एग्जैक्ट नहीं हो तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। आफ्टर मार्केट जो एक्सेसरीज बनाते हैं वो भी इतने डम नहीं होते कि कुछ भी थ्रेड बना के दे देंगे। ऑब्वियसली वो थ्रेड मैच करके ही देंगे जो स्टॉक रहता है, उसके लेंथ और वो सब आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट थ्रेड तो प्रॉपर्ली मैच वो करवाएंगे ही करवाएंगे, अदरवाइज वो टाइट ही नहीं होगा। क्रैश हुई होगी बाइक तो क्रैश बार प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं थे, जिसकी वजह से पूरा लोड जो है, इम्पैक्ट जो है चैसी में ट्रांसफर हुआ, विच इज काइंड ऑफ ट्रू। अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो, यहाँ पर उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। सो बस इतना ही कहना है। बट हाँ, यहाँ पे ये कहूँगा कि अगर प्रॉपर्ली डिजाइंड क्रैश बार होते हैं, क्रम्पल ध्यान दिया जाता है कितना वो लोड झेले कि इधर भी सेफ हो जाए एंड इधर भी थोड़ा बेंड हो जाए। सो बिफोर कमिंग ऑन टू माई एनालिसिस, इतना तो अभी तक आपने सारे वीडियोस में देख लिया होगा कि जो इंजन है वो हिमालयन 450 में एज ए स्ट्रेस्ड मेंबर यूज़ किया जाता है। एंड जो माउंटिंग पॉइंट है वहाँ पर क्रैश बार लगा था, जिसके वजह से कंपनी का कहना है कि आफ्टर मार्केट क्रैश बार से कुछ प्ले आ गया होगा या नट बोल्ट निकल गया होगा, जो भी। बट पहला चीज, ये कोई पहली बाइक नहीं है इंजन को एज ए स्ट्रेस मेंबर यूज किया गया हो। बहुत पहले से बहुत सारे मोटरसाइकिल में यूज किया जाता है। फॉर्चुनेटली आई एम ग्लैड कि रॉयल एनफील्ड ने भी अब इस डिजाइन अप्रोच को
एक्सेप्ट किया है कि इंजन को एज ए स्ट्रेस मेंबर लिया जाए, जिसकी वजह से हैंडलिंग, रिजिडिटी, काफी सारे एडवांटेज होते हैं। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जो मुझे लगता है कि हिमालयन 450 में जो सबसे बड़ा इशू है, जिसकी वजह से चैसी ब्रेक का इशू अल्टीमेटली आया होगा, जितनी मेरी हिमालयन 450 ओनर्स से बात हुई है 2-4 लोगों से, एंड जितने मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखे हैं रेप्यूटेड ऑटोमोटिव यूट्यूबर्स के, मैं छपरी छिंदी यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, जो रेप्यूटेड ऑटोमोटिव यूट्यूबर्स है उनकी बात कर रहा हूँ। हर किसी का एक चीज कहना था कि हिमालयन में 90 से 110 के बीच में वाइब्रेशंस आते हैं। एंड अगर आप किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर से पूछोगे तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है वाइब्रेशन। हमारी जिंदगी घिस जाती है वाइब्रेशन रिड्यूस करने में। हमारी यही कोशिश रहती है कि वाइब्रेशन कैसे कम करें, बिकॉज वाइब्रेशन ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड कुछ लोग इसको जस्टिफाई कर देते हैं कि एक फील हो रहा है, एक ऐसा होता है, वैसा होता है। सब माना भाई, फील होता है, एक इफेक्ट आना चाहिए कि हाँ गाड़ी चल रही है, इंजन चल रही है, सब सही है। बट कोई भी कंपनी हो, सबसे पहला काम यही सोचता है कि मैं कैसे वाइब्रेशन, किसी भी मशीन का, चाहे वो बाइक हो, कोई भी चीज हो, वाइब्रेशन कैसे रिड्यूस करूं। अगर आप किसी भी सेंसिबल राइडर से पूछो, किसी भी सेंसिबल बाइकर से पूछो कि वो कितने स्पीड पर राइड करता है वाइल क्रूजिंग, वो बोलेगा 90 to 110। आई नो कुछ लोग 140 में भी क्रूज करते हैं एंड कुछ लोग 70-80 में भी क्रूज करते हैं, बट एक स्वीट स्पॉट देखा जाए जिसमें मैक्सिमम सेंसिबल राइडर्स जो क्रूज करते हैं वो है 90 to 110, विच इज काइंड ऑफ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड सेफ्टी। एंड यही वो स्पीड है जहां पर हिमालयन वाइब्रेट करता है। होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वो है वाइब्रेशन। 90 एंड 110 के बीच में हिमालयन में वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से नट एंड बोल्ट लूज हो सकते हैं, चाहे वो आफ्टर मार्केट हो, चाहे वो OEM हो। एंड ये पहला कोई इंस्टेंस नहीं है, इसके पहले भी काफी सारे ओनर से ये कंप्लेंट किया है कि चलते गाड़ी में उनके जो नट एंड बोल्ट है वो लूज होते हैं। सिर्फ हिमालयन की ही बात नहीं है, दूसरे ब्रांड के बाइक में भी चलते गाड़ी में नट एंड बोल्ट लूज होते हैं। बट द की पॉइंट इज 90 एंड 110 के बीच के स्पीड में वाइब्रेशन का इंक्रीज होना, जिसमें अधिकतर लोग क्रूज करते हैं। हिमालयन लोग क्रूज करने के लिए लेते हैं, टूरिंग के लिए लेते हैं। सो दैट इज माई पॉइंट। एंड अगर आप हिमालयन ओनर हो, अगर आप हिमालयन 450 ओनर हो, तो आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? क्या आपको वरीड होना चाहिए? क्या आपको तुरंत OEM में स्विच कर लेना चाहिए? अगेन एज आई सेड, OEM में स्विच भी कर लोगे एंड फ्रीक्वेंट चेक्स नहीं करोगे तो हो सकता है वो भी नट एंड बोल्ट लूज हो। द बेस्ट पॉसिबल थिंग विच आई कैन थिंक ऑफ इज यूज लॉकटाइट और एनी काइंड ऑफ थ्रेड लॉकर। एक लिक्विड आता है, जब भी आप नेक्स्ट सर्विस में जाओ या कल जाओ, परसों जाओ, जब भी जाओ, नट एंड बोल्ट जो भी आपको लगता है कि लूज होते हैं या आपको बार बार टाइट करना पड़ता है, उन्हें निकलवाइए, लॉक टाइट लगाइए एंड उसको दोबारा टाइट कर दीजिए। प्रॉपर अगर पॉसिबल है तो करेक्ट टॉर्क वैल्यू से उसे टाइट कीजिए। एंड अगर नहीं भी है प्रोविजन आपके पास, तो एक डिसेंट टॉर्क लगाकर अगर आप टाइट करोगे तो वो लूज नहीं होगा। लॉक टाइट लगाओगे वो एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देगा कि जो नट एंड बोल्ट है वो लूज ना हो। एंड अपने हैबिट पर डाल लीजिए कि आपको फ्रीक्वेंट चेक्स करने हैं। 99% बाइकर्स जो मिस्टेक करते हैं वो ये कि हमेशा सर्विस स्टेशन के भरोसे रह जाते हैं या मैकेनिक के भरोसे रह जाते हैं। थोड़ा मैकेनिक आपको बनना पड़ेगा। फ्रीक्वेंट चेक्स आप खुद ही चेक कीजिए कि प्रॉपर्ली टाइट है कि नहीं। जहां आपको लूज लगता है जाके खुद करवा लो या तो खुद कर लो। आपको खुद थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जस्ट लाइक आप चेन का जो मेंटेनेंस करते हैं, जरूरी नहीं कि आप 1000 किलोमीटर में, ब्रांड ने बोले तो आप 1000 किलोमीटर में क्लीन एंड ल्यूब करो। अगर आपको लगता है 100 किलोमीटर में चेन में इशू आ रहा है, चेन में डस्ट ज्यादा बैठ गया है, आप 100 किलोमीटर में उसे क्लीन कीजिए एंड ल्यूब कीजिए। 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर होने का वेट मत कीजिए। सिमिलरली जो कुछ थोड़े बहुत बोल्ट्स हैं, अगर आपको लगता है कहीं पे कि वो ढीले हो रहे हैं, दोबारा टाइट कीजिए। सो ये मुझे समझ में आया, ये मेरा एनालिसिस था। देखिए, मैं ना तो ब्रांड के खिलाफ हूँ, ना उस ओनर के खिलाफ हूँ, ना जिन्होंने अपना एनालिसिस वीडियो बनाया है उनके खिलाफ हूँ। एंड इस तरीके के वीडियोस का पता नहीं, आप मेरे चैनल के बाकी वीडियोस देखिए। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, टू द पॉइंट लगते हैं, अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है, थोड़ा लाइक शेयर कर देंगे तो क्या है, वीडियो रिकमेंडेशन में आएगा। अदरवाइज माई चैनल इज ऑलरेडी डेड। तो गिन चुन के जो 50-60 लोग देखेंगे वो देखने वाले हैं वीडियोस। उन्हीं 50-60 लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए एंड
शेयर उनसे कीजिए जो 450 ओनर्स हैं, शायद उनकी हेल्प हो जाए। अगेन बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो, लॉक टाइट लगाइए, मत भूलिए, ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आए। एंड नट एंड बोल्ट सारे अपने जगह पर होंगे तो चेसी ब्रेक नहीं होगा। देखिए, प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि हर एक हिमालयन 450 में होगा, गिने चुने किसी एक दो में होगा, बट अगर वो आपका निकला तो फिर इसीलिए प्रिकॉशन लेने में कोई बुराई नहीं है। एंड प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ डोमिनार है जिनके इंजन फट गए भाई साहब चलते चलते, तो इसका मतलब क्या हर एक डोमिनार में प्रॉब्लम है? सिमिलरली एक दो हिमालयन में आ गए प्रॉब्लम, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे हिमालयन में प्रॉब्लम होगा, बट प्रिकॉशन लेना आपका काम है। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। एज ऑलवेज, राइड हार्ड, राइड सेफ, राइड रिस्पॉन्सिबल। दिस वॉज रवि उत्कर्ष, साइनिंग ऑफ।